हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सुरड़कर, पीजीटी ज्योग्राफी, जेएनवी जालना, महाराष्ट्र से। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा पर्यावरण इस टेक्स्ट बुक के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 जल, इस संदर्भ से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत जाने से पहले हम इस अध्याय के कुछ पॉइंट्स या मुद्दे देखेंगे। हम इसमें देखेंगे जल चक्र, अलवणीय जल, लवणीय जल में क्या अंतर है, संसार के मानचित्र पर प्रमुख नदियां तथा झील देखेंगे, जल का वितरण, दुनिया में जल की कमी के कारण देखेंगे, महासागरीय परिसंचरण में तरंग सुनामी के प्रभाव को देखेंगे, ज्वार भाटा के भौगोलिक कारणों को भी जानेंगे। महासागरीय धाराएं, कारण, प्रकार, प्रभाव को इस संदर्भ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे आज के अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग के मुद्दे या मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। प्रथम देखते हैं जल चक्र। आपके सामने जो चित्र है वो आपको स्पष्ट और चित्र के माध्यम से जल चक्र की जो साइकिल है वो भी आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहां से यह वर्षा, हिम अथवा सही वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या आती है। तो प्यारे बच्चों, चित्र के माध्यम से भी आपको स्पष्ट दिखाई देता है। सूर्य की किरणों की वजह से सागरीय जल का जो ऊपरी पृष्ठभाग गर्म होता है। गर्म होने के बाद आर्द्रतायुक्त हवा जो है ये आसमान में आती है, उससे संघनन बनता है, बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होती है और वही वर्षा हमारे इस धरती पर आती है। वही वर्षा फिर से नदी प्रवाह के रूप में, अन्य धाराओं के रूप में फिर सागर में जाकर मिलती है। तो इस प्रकार के चक्र बना रहता है, इसको कहते हैं जल चक्र। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलवणीय जल और लवणीय जल। तो हमारे पास जल चक्र से जो जल आता है तो वही जल अलवणीय जल में या लवणीय जल में बदलता है। तो अलवणीय जल क्या है? देखिए, वह जल जो हमें वर्षण के माध्यम से प्राप्त होता है, इसे अलवणीय जल कहते हैं। उसके स्रोत नदियां, झील, भौमजल, हिम नदी इत्यादि। उसका उपयोग पेयजल के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत और पशुओं के लिए। दूसरी बात, लवणीय जल, वह जल जो सागर में एकत्रित हुआ है तथा उसमें लवणता का प्रमाण अधिक है। उसके स्रोत सागर या महासागर। उसका उपयोग नमक बनाना, जिसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, वो हमारे हर दिन के खाने में उसका हम लोग उपयोग करते। तो मुख्य रूप से अलवणीय जल और लवणीय जल, इस प्रकार जल के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ये जो संसार का मानचित्र है, वर्ल्ड मैप है, इसके अंतर्गत नदियां और झील दुनिया के अंतर्गत कहां पर है? मुख्य नदियां अफ्रीका के अंतर्गत नाइजर नदी है, कांगो नदी है। यूरोप के अंतर्गत डेन्यूब नदी है। एशिया के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत अमेजन नदी आपको देखने को मिलेगी। उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। झील का लोकेशन आप देखो, झील उत्तर अमेरिका के अंतर्गत सुपीरियर झील है, अफ्रीका के अंतर्गत विक्टोरिया झील है। तो इस प्रकार ये आपके सामने संसार के मानचित्र का स्वरूप स्पष्ट आपको इसकी जानकारी देता है। जल का वितरण। जल का वितरण का मतलब होता है हमारे धरती पर जो 100%, 100% जो जल उपलब्ध है उसका वितरण। तो
100% में महासागरीय जल का 97% क्षेत्र जल का महासागरों से व्याप्त है, 97.3। और जो बचा हुआ जो जल है जिसे हम कहते हैं मीठा जल, वो है 2.7%। तो इस प्रकार लवणीय जल का जो रंग है आपको नीला दिखाई दे रहा है, और जो हरा रंग है वो है अलवणीय जल का। सामने आपके सामने एक जो डायग्राम है उसके अंतर्गत वही चित्र है, उसका प्रतिशत है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा डिटेल से। महासागरीय जल 97.3 और बर्फ छत्रक दोनों ध्रुवों में बर्फ की चादरों के अंतर्गत जो मीठा जल है वो है 2%। तो आप देख सकते हैं कि बचा हुआ जो जल है बहुत नगण्य है, और वो धरती पर आपको वायुमंडल, नदियां या अन्य स्थानों पर इस प्रकार आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये जल का वितरण आपके सामने आपको इस प्रकार की जानकारी देता है। उसी आधार से ये मुद्दा है, दुनिया के अनेक देश जल के कमी को सामना क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार का आपको अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में अगर आ गया तो इस संदर्भ से मैंने 5 मुद्दों का वर्णन किया है। दुनिया के लोग क्यों सामना कर रहे हैं जल का। एक, प्राकृतिक जल स्रोत में कमी हो रही है। आप हर तरफ देख रही है कुएं, झील या अन्य जो स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं। दूसरी बात, मानव पशुओं को जल की बढ़ती मांग आज आप देख रहे हैं। आज बढ़ती जनसंख्या और पशुओं के लिए जल, ये दिनों दिन ये मांग की वजह से जल की कमी आज देखने को मिल रही है। 3, विविध उद्योगों में जल का उपयोग, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, जल के अंतर्गत उसकी डिमांड या मांग बढ़ती जा रही है, इस वजह से आज जल की कमी दुनिया देख रही है। 4, बिजली के संयंत्रों में उपयोग बढ़ने से आज हमारे घर में जो बिजली है जिसे हम लोग जल विद्युत बोलते हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस जल के क्षेत्र का उपयोग हो रहा है। इस वजह से भी आज हमारे लिए जल की कमी देखने को मिल रही है। 5, कृषि क्षेत्र में विविध फसलों को उगाने के लिए, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आज कहीं न कहीं जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए हम फसल को उगा रहे हैं, लेकिन फसल को पानी देना बहुत जरूरी है, इस वजह से उसकी कमी हमको देखने को मिल रही है। इस संदर्भ से एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं मैं। अगर ये प्रश्न इस प्रकार अगर परीक्षा में आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया के देश जल के कमी का सामना क्यों कर रहे हैं, तो वही उत्तर आपके सामने 5 पॉइंट में आपके सामने रखा है। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत का कहना है कि महासागरीय जल को गतिमान रखने वाले कारक, पहला कारक आता है तरंगे। तरंग का मतलब होता है सागर की वह जल अवस्था जो सागर का पानी किनारों पर बड़े जोर से या लयबद्ध तरीके से आता है। तरंगे की एक व्याख्या सामान्य रूप से इस प्रकार से है, सागरीय जल की वह अवस्था जिसमें जल हमेशा गतिमान रहता है। तरंगों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु ही तरंगों को गतिमान करता है। तरंगों का भयानक रूप सुनामी से होता है। आप देखिए 26 दिसंबर 2004 में जो भारत में सुनामी का प्रकोप देखने को मिला था, तो उसमें भारत के तटीय क्षेत्र का पूरा विनाश हो गया था। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट उस समय डूब गया था। आपके सामने जो चित्र के रूप में जो आप चित्र देख रहे हैं, उसका कारण देखिए। ये जो पहला चित्र है वो है सुनामी जब आती है उस समय का। सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसे घटनाओं से पैदा होती है। उसका प्रभाव तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सुनामी बहुत बड़ा खतरा है। सुनामी तट पर विराट लहरों के रूप में अपार शक्ति के साथ
प्रहार करती है और बिना किसी चेतावनी के पानी के बम की तरह आकर टकराती है। और जब सुनामी आने के बाद जब टक्कर मारती है, उसके बाद जो दूसरा चित्र है, हमारे किनार पट्टियों के क्षेत्रों का पूरा तहस नहस कर देता है, लोगों के मकान या अन्य संपत्ति का पूरा नाश कर देता है। इस प्रकार ये एक पानी का बम है, ये एक भयावह आपदा है और इस प्रकार ये हमारे जीवन को तहस नहस करता है। सुनामी के प्रभाव का परिणाम तटीय मानव बस्ती पर क्या होता है, ये आपके सामने और एक चित्र मैंने रखा है। सभी मकान तहस नहस हो गए हैं। विनाश का तांडव इस चित्र से आपके लिए समझने के लिए स्पष्ट होता है। हम एक नया मुद्दा देखेंगे, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल को ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के 2 प्रकार है, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार, दूसरा है लघु अथवा निम्न ज्वार। हम देखेंगे इसमें दीर्घ अथवा उच्च ज्वार। एक चित्र के अंतर्गत मैंने दिया है कि वह ज्वार जिसके लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थिति बनती है और दूसरी तरफ है उसकी व्याख्या। तो दीर्घ उच्च ज्वार के अंतर्गत की बातें देखिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीधे में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे वृत्त या उच्च ज्वार कहते हैं। ये जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, एक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, तो इस प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थिति बनती है ये उच्च ज्वार के लिए बनती है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव की वजह से ये भूपृष्ठ का पानी के खिंचाव का जो अतिरिक्त 20% का आपको तटों पर आना दिखता है, उसे ही उच्च ज्वार हम लोग कहते हैं। दूसरा लघु या निम्न ज्वार, निप टाइड बोलते हैं। इस समय क्या देख रहे हैं आप? एक चित्र है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, लेकिन ये समकोण में है, जिसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य दूर होने की वजह से थोड़ा कम है और चंद्रमा पास होने की वजह से थोड़ा सा अधिक है। देखिए, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। फलतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं। इसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं। इस प्रकार ज्वार के उच्च और लघु ज्वार, इस प्रकार के 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। उच्च ज्वार जब आता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, तो मैंने आपके सामने 3 ऐसे मुद्दे रखे जो आप उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जब उच्च ज्वार आता है तो पहला मुद्दा आता है नौ संचालन में सहायक। ये नौ संचालन में सहायक होता है क्योंकि जब उच्च ज्वार से तटों के जल की ऊंचाई बढ़ने से जहाज बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, तो जहाज में आया हुआ माल उतारने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता और बड़े पैमाने पर बचत भी होती है। 2, मछलियां पकड़ने में भी यह सहायक है। जब उच्च ज्वार के कारण जल स्तर बढ़ता है, आपको मालूम है 20% जल स्तर बढ़ता है, जल का पानी बढ़ता है किनारों के पास, तब मछलियां तट के निकट आ जाती है, जिसे बिना कठिनाई से मछुआरे इसे पकड़ते हैं। 3, विद्युत निर्मित के लिए सागर के कुछ तटों पर विद्युत निर्मित के लिए टरबाइन लगाकर ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार विद्युत के लिए भी हमारे पास ये फायदेमंद होता है। इस संदर्भ से मैंने एक प्रश्न दिया है। इस पॉइंट के आधार से
उच्च ज्वार के फायदे लिखिए। तो आपके सामने ये मैंने 3 फायदे रखे हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हम किसे कहेंगे? महासागर के जल के सतत एवं नियमित दिशाओं में प्रवाह वाले धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं का मतलब जिस प्रकार धरती के ऊपर नदियां बहती है, झरने बहते हैं, उसी प्रकार सागर के अंतर्गत भी नदियां बहती है। ये महासागर में बहते हैं, इसलिए उसको महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराओं के भौगोलिक कारण मुख्य रूप से 3 है। एक, सागरीय जल में लवणता में भिन्नता। लवणता का मतलब होता है क्षार। अधिक क्षार वाला पानी और निम्न क्षार वाला पानी मिक्सअप होने के लिए एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और पानी का जो क्षारता का है वो सम प्रमाण में बनाने की कोशिश करते। इसी आधार से इन धाराओं का निर्माण होता है। 2, सूर्य की किरणों का असमान प्रभाव। जहां सूर्य का किरणों का प्रभाव अधिक होता है वह क्षेत्र मुख्य रूप से गर्म रहता है। जहां पर कम रहता है वो प्रदेश शीत या ठंडा रहता है। यही गुणधर्म आपको हवाओं का बहने में भी देखने को मिलता है। जहां गर्म पानी होता है वो हल्का होता है, वो ऊपरी सतह पर बहने लगता है, उसकी जगह ठंडा पानी आता है और यही कारण होता है कि महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। 3, महासागरों के ऊपर बहने वाली तेज हवा। ऊपर से बहने वाली जो तेज हवा होती है, भूखंडीय पवन जिसे बोलते हैं हम लोग, ये इन महासागरीय पृष्ठभाग के ऊपर की जो जल का जो क्षेत्र रहता है उसको भी खींचती रहती है। इस वजह से इन धाराओं के अंतर्गत भी पानी के अंतर्गत गति आती है और वही गतिवान पानी बाद में महासागरीय धाराओं का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार महासागरीय धाराओं की ये 3 प्रकार। इस संदर्भ से प्रश्न भी आ सकता है। तो कौन सा प्रश्न आ सकता है? महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं और महासागरीय धाराओं का भौगोलिक कारण क्या है? महासागरीय धाराओं के 2 प्रकार है। एक गर्म धाराएं, दूसरी ठंडी धाराएं। हम गर्म धाराएं किसको कहेंगे? जो धाराएं भूमध्य रेखा गर्म जल क्षेत्र से ध्रुव या ठंडे जल क्षेत्र की ओर जाती है, गर्म जल धारा कहलाती है। उदाहरणार्थ गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो धारा। और ठंडी धारा किसके कहेंगे हम लोग? जो धाराएं ध्रुव की ओर से चलकर भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ठंडी जल धारा कहलाती है। उदाहरणार्थ लैब्राडोर और कुराइल। इस प्रकार महासागर के अंतर्गत ये 2 धाराएं हमको देखने को मिलती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। इस संदर्भ से एक मैप आपके सामने है। मानचित्र के अंतर्गत ये दुनिया का मानचित्र है, इसके अंतर्गत खंडों का भी चित्रण है। इसमें उष्ण धाराएं ये लाल रंग के आरो से दिखाई दे रही है और शीत धाराएं ये नीले रंग से दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम ये उष्ण धारा है और लैब्राडोर ये शीत धारा है। तो ये 2 धारा जब एक साथ मिलती है तो वहां बड़े पैमाने पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनते हैं, क्योंकि वहां पर प्लैंकटन नाम की वनस्पति का विकास होता है और वही वनस्पति मछलियों का खाद्य होता है। तो इसी के साथ कुरोशियो धारा, ऑस्ट्रेलियन धारा, ये सब उष्ण धारा है और ओएसो धारा। तो ये जो धारा आपको नीली नीली जो सभी दिखाई दे रही वो शीत धाराएं आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, जैसे कि साउथ इंडियन है ना, और बाद में आपको मोजाम्बिक धारा जो उष्ण धारा है। इस प्रकार आप मानचित्र के अंतर्गत विस्तार से देख सकते हैं। इन धाराओं का मतलब सागरीय धाराओं का क्या प्रभाव होता है? तो मैंने 4 प्रभाव आपके सामने रखे हैं। जहां से गुजरती है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, सागर के अंतर्गत क्या प्रभाव होते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, 1, गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं नमी ग्रहण करके तटीय भागों पर वर्षा प्रदान करती, जबकि ठंडी हवाएं वर्षा को रोकती है। गर्म हवा आर्द्रता ग्रहण करती, पास के क्षेत्रों में वर्षा कर देती, ठंडी हवा आर्द्रता को छोड़ देती, इसके अंतर्गत नमी धारण क्षमता कम होती है। इस वजह से 2, गर्म धाराओं के कारण
ठंडी जगहों के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, जबकि वहां पर बर्फ होना है और क्षेत्र बर्फ से ढका होना चाहिए और किसी प्रकार का आवागमन की स्थिति नहीं रहती, लेकिन इन धाराओं की वजह से वो वहां पर हो रही है। 3, जहां गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने से स्थान पर कोहरा या धुंध निर्माण होती है, वहां मछलियां प्रजनन करती है तथा उस क्षेत्र में प्लैंकटन नामक घास उगती है जो मछलियों का भोजन है। यही दुनिया के प्रसिद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाए जाते, मैंने आपको पहले से बताया था। 4, ठंडी धाराओं में बड़ी बड़ी हिमनद बहती रहती है जिसे जलयान टकराने से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो ये एक इसे हानिप्रद प्रभाव कहेंगे हम लोग, लेकिन ऊपर के जो 3 है ये लाभप्रद है। तो इस संदर्भ से मैंने ये प्रश्न रखा है, आपके सामने रखा है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के लाभप्रद तथा हानिप्रद प्रभाव को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इसके अंतर्गत बहुत सारा ज्ञान देखा है। यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ है। इस संदर्भ से मैंने बहुत सारे प्रश्न भी दिए हैं। आपको ये ज्ञान अच्छा लगा होगा और मैं अध्याय यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।